क्या लगता है भैया, अब तक जो चीजें हमने जितनी भी देखी समझी, इज इट अफोर्डेबल थिंग? और जो आपने इन्वेस्ट किया है उसके इन रिटर्न आपको कितनी चीजें यहां पे प्राप्त हुई है? क्या आपको लगा है कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट रहा है, जो भी प्राइस आपने यहाँ पे पे किया है, क्या वो वर्थ इट रहा है? आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया फील हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि अभी तक देखो जितने भी स्टूडेंट अभी यहां पे है ना, वो एक्चुअल इस क्वेश्चन के आंसर देने के हकदार है। वो एक्चुअल में हकदार है, क्योंकि वो कंपलसरीली हर सेशन में यहां पे मौजूद रहते हैं। तो उनसे जब मैं पूछूंगा ना, तो वो सही मुझे उत्तर मिलेगा। 1000%। अरे बाप रे, अक्षय जी ने बहुत सारे जीरो लगा दिए। यस सर, डेफिनेटली। यस सर। अरे यार, यही एग्जैक्टली दैट इज व्हाट द थिंग ना यार। और अभी तो देखो, अभी तो आधे में ही है अपन। अभी तो और बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अभी तो बहुत सारी चीजें कवर करनी है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो ये चीजें होती हैं यार, यही चीजें होती हैं। और अब कौन ही समझाए, चलो ठीक है। जब आ जाएगा भैया समझ, तो फिर अपने आप ही भैया चीजें हो जाएंगी क्लियर। सर इसमें कोई शक नहीं हो सकता। अरे धन्यवाद जी, धन्यवाद आयुष जी। 1000% नो डाउट, धन्यवाद जी। यस, सिंस 1 year आई एम ट्राइंग टू लर्न डेटा साइंस एंड यू सेड इट राइट, इट टेक्स टू मच स्कैटर्ड फ्रॉम। एग्जैक्टली, महिमा जी भी देखिए वही कह रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज उन्होंने किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है थोड़ा सा समझ डेवलप पता नहीं क्यों नहीं होती, कैसे होती है, बट ठीक है चलो। कई लोग कहते हैं कि यार ये चीज कैसे पॉसिबल होगी, मुमकिन होगी सर, आप कैसे करेंगे? मैं बोला यार, मेरे ऊपर थोड़ा विश्वास रखिए। उसके बाद चीजें देखिए, फिर होती हैं अपने आप। कैसी होती है वो तो आप बैच में ही देखेंगे, अकेले तो आप रहेंगे नहीं। ऐसे ही झुंड में रहेंगे, है कि नहीं? ओके। चलो फिर कोई नहीं, आज अपन शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टाइम आगे चला गया। डैशबोर्ड में 500 दिनों तक जी, यस, 500 डेज, लगभग 2 साल से भी, लाइक 2 साल के आसपास या काम होता है। कोई हेल्प कर सकता है क्या, या एडवाइस? सर पर खुद से प्रैक्टिकल कम होते हैं, या बताने वाले हैं। अरे ये सब चीज के लिए तो भैया सेशन रखे हुए हैं काफी ज्यादा स्टॉक में। ये आपके जितने भी प्रश्न है ना, ये क्यूएन है ना, इसके लिए अलग से स्टॉक में अपन ने टाइम रखा हुआ है और डेडिकेटेड कंटेंट रखा है कि इसके ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको इसमें आसानी हो यार। क्योंकि आफ्टर ऑल, लाइक इस बैच के बाद व्हाट नेक्स्ट? आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये भी तो प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर देने की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है भैया। मैं ऐसे हाथ खड़े नहीं कर सकता। तो वो सारी चीजें आने वाली है, बट फिलहाल के लिए आज जो है अपनी कमर कस लीजिए। आज थोड़े बहुत फंडे जो है, जो तापमान है थोड़ा बदल सकता है ना, वातावरण। तो उसको थोड़ा सा मैं सौम्य रखने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन चलो ठीक है, शुरुआत करते हैं यहीं से। देख लो जी फंडा यहाँ पे। आज अपन अरीमक्स सरीमैक्स वाला देखने वाले हैं। जैसे मैंने कल कहा, सर इस कोर्स की प्राइस 10,000 होती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपसे पढ़ने के, अच्छा, आपसे पढ़ने के छोड़ सकते हैं, जबरदस्त कोर्स, कोई कैसे छोड़ सकता है? धन्यवाद जी दर्शन जी, धन्यवाद धन्यवाद यार। चलो बढ़िया, यस नो भी हो जाए। चलो अभी यार, यस नो भी काफी अच्छा लगता है जब ऐसी बातें सुनते हैं, तो थोड़ा सा वैलिडेटेड लगता है, सही लगता है। चलो कोई नहीं, शुरू करते हैं भैया। यस नो हो जाए चैट सेक्शन। यस नो दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। चलो भैया मैं शुरुआत करूं भैया। ओके ओके ओके। चलो आई हैव रिसीव्ड यस। चलो मैं अभी इन्हीं को जो है मान लेता हूं कि अभी सुनाई दे रहा है, दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। शुरुआत करने वाले हैं आरिमा से। आरिमा छोड़ दो यार, हमने कल क्या देखा था? बेसिक टाइम सीरीज के फंडामेंटल्स देखे थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था डेटा के साथ, इंडेक्सिंग वाला फंडा, डेट टाइम वाला फंडा, रोलिंग वाला फंडा, एक्सपांडिंग वाला यानी सिंपल मूविंग एवरेज, क्यूमुलेटिव मूविंग एवरेज, ये सब हमने फंडे देख लिए थे। यानी मूविंग एवरेज वाला फंडा तो चलो देख लिया। ऑटो रिग्रेशन रिग्रेशन में रिग्रेशन वाला फंड आपने देख लिया। अब इन्हीं दोनों को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो वो आरिमा मॉडल बनता है। मैं जानता हूं इतने भर से आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, इतने भर से आप क्या, मैं भी नहीं सेटिस्फाई होऊंगा बताने के बाद, है कि नहीं? आपने को बहुत डिटेल में एग्जांपल के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ चीजें जो है वो देखनी है, और बहुत सारी अभी टेस्ट भी है वो देखनी है। अब देखो जी, हमारे यहाँ पे एक फंडामेंटल जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। एक जो फंडामेंटल मोटिव ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने मैं पेश कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि अब यहां पे हमें एक डेटा हमारे पास होगा, जो कि टाइम मैनर में, या टाइम, लाइक एक तरीके से टाइम आपके सामने पेश होगा, और आपको अपने जो रिस्पेक्टिव अमाउंट है सेल्स की आपकी कंपनी की, वो मेंशन होगी कि हाँ भैया इस साल में, इस महीने में, इस दिन में भैया कितना अमाउंट जनरेट किया, इस साल में इस महीने में कितना किया, फिर अगले महीने, फिर अगला महीना, फिर अगला महीना, इस तरीके से डेटा आपको गिवन होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं ये डेटा अपने मॉडल को दूं ट्रेन करने के लिए, मेरा मॉडल इसके ऊपर ट्रेन हो जाए, और जब मैं उसको अगला कोई भी अगर डेट देता हूं, तो वो डेट के ऊपर वो मुझे एक अच्छा सा रिस्पांस दे दे। अच्छा सा रिस्पांस यानी कि क्या? वो मुझे ये बता दे कि अच्छा, आगे चल के फॉरकास्ट अगर मैं करूं अपने रिस्पेक्टिव डिटेल्स को, कि हाँ भैया देख लो ये मेरे अगला 2025 में कितना सेल होगा, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिक डेटा, बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, अगर मैं ये पता लगा सकूं,
तो इसी को तो मैं कह रहा हूं फॉरकास्टिंग यूजिंग द टाइम सीरीज मॉडलिंग, आरिमा एंड सरीमा, बराबर है, अरीमैक्स सरीमैक्स जैसे अपन बोलते हैं। तो यही फंडा तो अपने को लगाना है, ये मोटिव अपने को अचीव करना है। और इस मोटिव को अचीव करने के लिए, जस्ट मिनट, इस मोटिव को अचीव करने के लिए अपने पास भैया होने चाहिए ये तीन शस्त्र। तीन शस्त्र कौन से हैं जी ये शस्त्र? एक तो है भैया पी की वैल्यू, एक है भैया डी की वैल्यू, और एक है भैया क्यू की वैल्यू। क्योंकि ये वो आपका रिस्पेक्टिवली मॉडल ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं, इसको ट्रिपलेट बोलते हैं। नहीं ये क्या है भैया, ये पी मैंने वापस क्यों लिख दिया, क्यू लिखना चाहिए ना यहाँ पे, हाँ, पी डी क्यू। ये आपका रिस्पेक्टिवली लाइक मॉडल ट्रिपलेट कह लीजिए, ऑर्डर लाइक मॉडल ऑर्डर कह लीजिए, इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्या होता है, ये पी हमें मिलेगा ऑटो रिग्रेशन वाले पार्ट से, डी हमें मिलेगा इंटीग्रेशन या डिफरेंस वाला पार्ट, जिसे आई से इंटीग्रेटेड से लाइक डिनोट करते हैं, उसे डिफरेंस वाला भी पार्ट बोलते हैं। और क्यू जो है ये आपका मूविंग एवरेज पार्ट आ जाता है, जहां पे हमें क्यू मिल जाएगा। अब आप बोलोगे सर ठीक है, यहां तक तो क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव को अगर हासिल करना है, अगर हमें प्रिडिक्शन चाहिए, फोरकास्टिंग करना है, तो हमें सर जी इतना तो तय है कि ये पीडीक्यू की मदद लगने वाली है। वी नीड दिस, हमें पीडीक्यू की मदद लगने वाली है। सर पी कैसे जनरेट किया जाए, सर डी कैसे जनरेट किया जाए, क्यू कैसे जनरेट किया जाए? चलो सबसे पहले पी के पीछे पढ़ते हैं, ऑटो रिग्रेशन के थ्रू जानते हैं कि पी हमें कैसे मिलेगा। अगर जान गए आप पी कैसे मिलेगा, तो क्यू भी भैया सेम वही उसी लाइक सेम लाइंस पे फॉलो करते हो, आपको क्यू मिल जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत आपको डी के लिए होगा, कैसे होगा बताता हूं। ऑटो रिग्रेशन, ऑटो रिग्रेशन में फंडा मैं क्या सोच रहा हूं कि मुझे भैया लेट से 2023, अभी करंटली लेट से ये मेरा मेरा करंट टाइम में पकड़ के चल रहा हूं 2023, ठीक है। अब मुझे इसमें अपना जानना है कि कितना सेल होने वाला है, मेरे कंपनी का कितना सेल होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं, करंट टाइम स्टैम्प टी, मैं इसको करंट टाइम स्टैम्प बोल रहा हूं। अब मैं अगर इसके एक साल पीछे का रिस्पेक्टिवली वाई, वाई यानी कि अपना एनुअल सेल यानी कि डिपेंडेंट फैक्टर जो रहेगा, मैं इसे टी माइनस वन से डिपेंड लाइक डिनोट कर सकता हूं कि अभी करंट में मेरा टाइम स्टैम्प में मुझे एनुअल फाइंड करना है कितना सेल हुआ। तो मैं पिछले साल का अगर सेल देखूंगा, लेट से उसको मैं एक साल पीछे गिनता हूं, दैट इज करंट से एक साल पहले, यानी टी माइनस वन। अब ये टी माइनस टू मतलब इसके अगर पीछे का भी और डेटा चाहिए होगा, यानी कि करंट से टी माइनस टू यानी कि 2 साल पहले का डेटा, यानी कि 2023 है तो 2021, ये रेफरेंस के लिए मैंने इसलिए दे रखा ताकि आप इसे समझ सको कि 2 साल पहले का डेटा यानी कि प्रीवियस का प्रीवियस, 3 साल पिछले का डेटा अगर मेरे को चाहिए, तो ये प्रीवियस का प्रीवियस वाला फंडा हो गया। यानी आप यहां पे कितना, यहां पे प्रीवियस डेटा यानी कि मंथ वाइज, ईयर वाइज जो है, यहां पे अगर अपन जाए, टाइम स्टेप वाइज अगर जाए, टाइम यूनिट वाइज अगर अपन जाए, तो कितना पीछे जाने वाले हो और कितना डेटा आप कंसिडर करने वाले हो अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। तो दैट इज गिवन बाय पी, 1 2 3, पी इक्वल टू 3। अब ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए भी अपने पास मेथड है, उसके लिए भी एक ग्राफ है, उसके लिए भी एक प्लॉट है ना, वो अपन देखने वाले हैं कैसे होता है वो चीजें। लेकिन उससे पहले एक ऑटो रिग्रेशन वाला आइडिया यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन वाइज कैसे लगेगा। बड़े डिटेल में समझने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, ठीक है। ये तो मेरा फाइनल भैया क्या रहता था, रिग्रेशन इक्वेशन में फाइनल आउटपुट रहता था। ये आपका इंटरसेप्ट कांस्टेंट रहता था, ये मेरा इनपुट x1 रहता था, इनपुट x2 रहता था, इनपुट x3 रहता था। और इन्हीं के बेसिस पे आपका कोरिलेशन जो है लाइक डिपेंड करता था कहीं ना कहीं कि ये चेंज होगा तो कैसे y चेंज होगा, ये चेंज होगा तो कैसे y चेंज होगा, मतलब क्या इंपैक्ट रहने वाला, सिंपल भाषा में ये अपन ने रिग्रेशन में देखा। अब इसमें अगर मैं चेंज करना चाहूं तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होंगे, यहां पे सिर्फ मैं yt बोल देता हूं। yt क्यों? बिकॉज ये मेरा रिस्पेक्टिवली करंट जो टाइम स्टेप है उसके रिगार्डिंग मेरा एनुअल सेल y, डिपेंडेंट फैक्टर y जो है वो जनरेट होने वाला है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, x के ऊपर नहीं लिखते। अब x चेंज हो गया y t-1 में, x चेंज हो गया y t-2 में, x चेंज हो गया y t-3 में। आप बात समझ पा रहे हैं, वही मैंने लगाया, ये मेरा y t-1, ये मेरा y t-2, ये मेरा y t-3, यानी मैं ये प्रीवियस ईयर्स का ही यहां पे काउंट कर रहा हूं कि कितना जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो बेसिकली सेल्स अमाउंट है वो कितना मेरे करंट पे जो है इंपैक्ट डालने वाला है। आप बात समझ पा रहे हैं जी, यही सेम मुद्दा है, यही सेम हेतु है जो अपने को प्राप्त करना है। अब जो मैं कह रहा था कि पी की वैल्यू कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, है कि नहीं, तो उसके लिए भैया पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर जो है वो हम लोग यहां पे कंसिडर करने वाले। क्या? पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर, उससे हमें पी की वैल्यू मिलेगी। कैसे? हम सिंपली क्या करते हैं, वाई एक्सेस पे अलोंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्स एक्सेस हमारा ये कोरिलेशन फैक्टर जो है वो एक्सपांड करता है। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही दिशाओं में भागता है। और ये हमारा जीरो है, ये हमारा जीरो है, यानी कि यहां से हमारा एक्स एक्सेस जा रहा है, और एक्स एक्सेस पे कौन सा पैरामीटर है, आपका रिस्पेक्टिव टाइम। अभी आप समझ में नहीं आएगा टाइम मतलब टी मतलब क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये टी को रेफर कर रहा हूं, तो ये टी से मैं क्या करता हूं, यहां पे -1 का दैट इज t-1, t-2, ये t-3, ये t-4, ये t-5, ये t-6, ये t-7, ये t-8, बराबर है। आप फंडा समझ पा रहे हैं? इस तरीके से मैं अपने टाइम को जो है लेट्स कंसिडर यहां पे काउंट आउट करते जा रहा हूं। अब मुझे पता करना है कि मैं किस रिस्पेक्टिव टी को, यानी कि किस
रिस्पेक्टिव प्रीवियस साल के एनुअल वाले फंडे को कंसिडर करूं। ऑब्वियसली उसी को कंसिडर करूंगा जो ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा होगा। अब कौन ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है ये कैसे पता चलेगा? जो इस रिस्पेक्टिव अपर थ्रेशोल्ड या फिर लोअर थ्रेशोल्ड, इसे क्या बोलते हैं भैया? अपर बाउंड बोल लो, और ये वाला जो आपको लाइन दिख रही है ये लोअर बाउंड बोल लो। जो आपके अपर बाउंड या लोअर बाउंड को चीर के बाहर निकल रहा होगा, ये जो आपका रिस्पेक्टिव फिगर है जो कि एक लाइन डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ये आपको जो बाहर निकल रहा है ना, ये आपके अपर बाउंड के बाहर निकल रहा है। यानी कि मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा बिकॉज ये ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है। ये ज्यादा हाईली कोरिलेटेड है क्योंकि ये आपके बाउंड को बाहर निकल के एक तरीके से अपने को ज्यादा कोरिलेट करने की इंफॉर्मेशन बता पा रहा है। ये लोअर बाउंड है, ये क्या है आपका लोअर बाउंड, और उसको बाहर निकल रहा है। मतलब ये एक्चुअली आपके लोअर बाउंड को, ये जो लोअर बाउंड है मैंने यहां मार्क किया है, इसको बाहर निकल रहा है। ये रिस्पेक्टिव एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जो आपने को क्या बोल रहा है, T-4 है ना, T-4, तो इसे कंसिडर कर लेंगे। और बाकी के जो उसके अंदर ही अंदर समेटे हुए हैं, जो बाकी के उसके अंदर ही अंदर समेटे हुए हैं, उनको अपन कंसिडर नहीं करते। शायद वो इतने वैल्यूएबल ना हो, या फिर शायद वो इतना कंट्रीब्यूट ना कर रहे हो। क्योंकि देखो फाइनली देखा जाए तो ये आपका टी एक्सेस में बहुत सारे प्रीवियस ईयर का डेटा हो सकता है। जैसे से आप आगे बढ़ते जाओगे, प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस, प्रीवियस टू प्रीवियस, ये डेटा आप कंसिडर करते जाओगे। तो यहां बहुत लंबी चीज हो सकती है, लेकिन उसमें से भी मुझे कुछ एक पर्टिकुलर पेक्युलर ही एक टाइम स्टेप पे डेटा कंसिडर करना है। तो कौन सा करोगे? जो यहाँ पे आपके अपर और लोअर बाउंड के बाहर निकल रहा है, यानी कि इस पे टिक मारा, यानी कि ये इस पे टिक मारा, यानी ये, और ये भी देखो ये बाहर निकल रहा है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल होगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक दो तीन, तो ये ऊपर से आप रिलेट कर पा रहे हैं, एक दो तीन। तो यही अपन ने जो पिछले 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 जितने भी पिछले सालों का जो भी आपका क्रूशियल डेटा होगा उसी पे फोकस करना है। इतनी मुद्दे की बात आप समझ लो, जो कि पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर से अपने को पता चल रही है, और इसमें अपने को पता चल रहा है कि एक्चुअल में अभी पी की वैल्यू 3 होनी चाहिए। आप बात समझ पा रहे हैं? होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब आते हैं भैया ये मूविंग एवरेज वाले फंडे में, अपन ये पी को हटा देते हैं, वी जस्ट रिमूव दिस पी। हम सिर्फ फोकस करते हैं ऑटो कोरिलेशन फैक्टर के ऊपर, ऑटो कोरिलेशन फैक्टर प्लॉट के ऊपर। उसका प्लॉट भी सेम ऐसा ही होता है, उसका प्लॉट भी सेम ऐसे ही होता है, और उसमें भी भैया जो भी आपका अपर बाउंड या लोअर बाउंड को लेके बाहर निकलेगा उस प्लॉट में, वो आपकी क्यू की वैल्यू होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? यानी कि प्लॉट सेम है, सिर्फ यहां पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। पहले क्या थी? पार्शियल, पार्शियल को लाइक ऑटो कोरिलेशन था, यहां पे वो पार्शियल हट गया, एसीएफ में पार्शियल हट गया, अब ये आपका ऑटो कंप्लीट जो फैक्टर रिलेशन है बेसिकली, यानी कि प्लॉट है, इसको मैं ऐसे बोलूंगा यार, ये एफ जो है ना कई बार थोड़ा सा एम्बिगुअस हो जाता है, इसे मैं ऐसे बोलूंगा, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर तो था ही, लेकिन यहां पे पार्शियल नेस निकल गया, पी निकल गया। अब फंडा तो वही है, प्लॉट तो वही है, उसको मैं अभी एक्चुअली एक्सपेरिमेंटेशन वाइज सब दिखाने वाला हूं, तब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेकिन यही सेम बिहेवियर को जब हम एसीएफ के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसमें जो हमारा काउंट निकलता है, सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि वो आपका क्यू का काउंट है। मैं एक एक काउंट करके आपको दिखाने वाला हूं, और वो काउंट किस तरीके से आगे कंट्रीब्यूट करता है वो भी आपको समझाने वाला हूं। तो फिलहाल तो यहां तक की कहानी क्लियर है, लेकिन डी का मैटर क्या है सर जी? पी और क्यू तो चलो ठीक है, भाई भाई है एक तो पीसीएफ, एक तो पीएसीएफ, और दूसरा भैया एसीएफ से पता चल रहा है। लेकिन सर जी डी का क्या है, डिफरेंस का फंडा क्या है? चलो बताता हूं। उसके लिए हमको जो है कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, टेस्ट टू डिटरमाइन स्टेशनरी डेटा है या नहीं। टेस्ट टू डिटरमाइन स्टेशनरी डेटा है या नहीं। स्टेशनरी डेटा मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। स्टेशनरी डेटा मतलब देखो कुछ इस प्रकार का डेटा, कुछ इस प्रकार का डेटा, बराबर है, कुछ इस प्रकार का डेटा, जहां पे आप देख सकते हैं कि इस एंटायर डेटा का जो म्यू है, जो कांस्टेंट है, मैंने शुरुआत में बताया था कि वो कांस्टेंट रहता है। जो आपका म्यू है इस एंटायर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का, इस सीरीज का जो डेटा बेसिकली हमारे सामने मौजूद है, उसका म्यू यानी मीन कांस्टेंट रहेगा। वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इस कैरेक्टर के जरिए, इस कैरेक्टरिस्टिक के जरिए आप स्टेशनरी डेटा को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। सोचो, आपका ना स्टैंडर्ड डिविएशन, आपका ना मीन, इट इज नॉट एट ऑल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसे कहते हैं स्टेशनरी डेटा। और यही स्टेशनरी डेटा जो है हमें चाहिए होता है जब हम रिस्पेक्टिवली अपने आरिमा मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, या आरिमा मॉडल के जरिए हम लोग जो डेटा देते हैं उसमें हमें स्टेशनरी डेटा ही चाहिए होता है। अब आप बोलोगे सर अगर स्टेशनरी डेटा नहीं हुआ तो कोई नहीं, सरी मैक्स है ना एक्चुअली उसका ये भी काम है कि अगर स्टेशनरी डेटा नहीं रहा तो उसको वो देख लीजिए भैया, वो भी अगर बढ़िया रिजल्ट दे रहा होगा तो सही बात है। नहीं तो मोस्टली मुद्दे की बात यही करता हूं कि स्टेशनरी डेटा की अपने को डिमांड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो सर जी ये पता कैसे चलेगा, ये पता कैसे चलेगा कि आपके जो ये डेटा के पैरामीटर्स हैं ये चेंज हो रहे हैं या कांस्टेंट है विद टाइम, यानी कि ना चेंज नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसके लिए भैया अपना डीकी फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डीकी फुलर टेस्ट, एडीएफ टेस्ट जो है उसका सहारा लेते हैं। एडीएफ टेस्ट को हम लोग यूनिट रूट टेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है।
ये पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इसी रिस्पेक्टिव फंडे को यूनिट रूट टेस्ट भी कहते हैं। व्हाई डू वी कॉल इट एज ए यूनिट रूट टेस्ट? ये ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, जो बड़ा सा नाम दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में ऐसा करता क्या है? ये कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपको अल्टीमेटली एज अ रिजल्टेंट यही बताता है कंक्लूजन में कि स्टेशनरी आपका गिवन डेटा है या नहीं है। मतलब आपका जो भी दिया गया डेटा है वो स्टेशनरी है या नहीं है, बस इतना ही बताता है। कैसे बताता है? कुछ नहीं भैया, यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का फंडा लगता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि भैया एक कोई चीज जो है इनिशियली हम अज्यूम करते हैं, जिसे हम नल हाइपोथेसिस में डाल देते हैं। वो अजम्पशन अपना ये रहता है कि डेटा इज नॉट एस, यानी कि डेटा इज नॉट स्टेशनरी। इनिशियली तो हम हर डेटा को यही कंसिडर करते हुए चलते हैं कि ये स्टेशनरी नहीं होगा, यही पकड़ के चलते हैं। और एक ऐसा हाइपोथेसिस, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट आप कह सकते हो जो कि चैलेंज करता है आपके नल हाइपोथेसिस को, उसे कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। आपको बात क्लियर हो रही है? ये एच नॉट मतलब क्या? आपका नल हाइपोथेसिस, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि इनिशियली हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये सही होगा, दैट इज डेटा इज नॉट स्टेशनरी, जो कि ऑब्वियसली हमें टेस्ट करना है। अगर वो टेस्ट करना है तो उसे हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट के तौर पे मेंशन कर देते हैं कि डेटा इज स्टेशनरी। बराबर है? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, वही तो यूनिट रूट टेस्ट जो है हमें बताता है। यूनिट रूट टेस्ट हमें बताता है बेसिकली, सिंपल भाषा में अगर मैं यूनिट रूट की बात करूं तो वो ये कहता है कि अगर आपका डेटा स्टेशनरी नहीं है, यानी कि उसमें यूनिट रूट प्रेजेंट है, यानी कि उसमें यूनिट रूट प्रेजेंट है, यानी जब मैं अल्फा की बात करता हूं तो अल्फा इक्वल टू 1 की सिनारियो है, अल्फा इक्वल टू 1 का सिचुएशन है। अब बात समझ रहे? अब ये वाला भी फंडा क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं, डोंट वरी। एक बेल कर्व डायग्राम के थ्रू अल्फा का भी सिग्निफिकेंस लेवल जो पार्ट होता है वो बताने वाला हूं। लेकिन यहां पे इतना समझिए कि यूनिट रूट का प्रेजेंस है अगर डेटा स्टेशनरी नहीं है। यूनिट रूट का प्रेजेंस नहीं है तब जाके आप कह सकते हैं स्टेशनरी डेटा जो है एक तरीके से आपका है, मौजूद है। एक बेल कर्व बना के दिखाता हूं ताकि आपको अल्फा के रिगार्डिंग अच्छी खासी आइडिया हो जाए। ये आपका बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं अल्फा की वैल्यू लेट्स कंसीडर 5% लेता हूं, जो कि हम लोग यहां पे भी नॉर्मली लाइक ऑगमेंटेड डकीफुलर टेस्ट में यही कंसीडर करते हैं, 5% वाला ही फंडा जो है लेके चलते हैं कि चलो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी पी वैल्यू जो जनरेट हो रही है वो किस प्रकार से उसे लाइक कंडीशन के हिसाब से वो क्या सेटिस्फाई कर रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक या फिर लेस देन वाला इक्वल टू, क्या फंडा है। देखो नीचे केसेस हैं उसको अपन चेक करने वाले, बट बिफोर दैट पहले समझते हैं अल्फा वाला फंडा क्या कह रहा है। 5% अगर मैं बोलता हूं इसका मतलब क्या निकलता है, बड़ा सिंपल निकलता है जी। इसका मतलब इसको मैं काट देता हूं कुछ इस तरीके से मेरे बेल कर को। ये मेरा 2.5%, ये कितना है जी? 2.5%। और ये साइड वाला कितना है जी? 2.5%। टोटल कुल मिला के कितना हो जाता है? 2.5 प्लस 2.5, 5%। यानी कि अल्फा की वैल्यू 5% होना मतलब ये जो उसका कर्व का साइड वाला एरिया है, ये मैं टू टेल टेस्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो टू टेल टेस्ट होता है उसका सिनारियो आपको बता रहा हूं, उसका सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूं। वन टेल टेस्ट भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, इसमें कवर करने वाले हैं अपन। तो ये 2.5 वाला फंडा, ये 2.5 यानी कि ये टू टेल हो गया आपके इस बेल कर्व के। टू टेल टेस्ट अपन कर रहे हैं जिसमें अपन ने पूरा अपना अल्फा वैल्यू 5% जो उसको डिवाइड कर दिया, उसको क्या कर दिया अपन ने? डिवाइड कर दिया है कि नहीं? और मैंने यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे 2.5 रख दिया। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो अगर अगर मेरे रिस्पेक्टिवली जो रिजल्टेंट स्टैटिस्टिक वैल्यू रहती है अपने आर्गुमेंट की, जो हमारी पी वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं, अगर वो आपकी रिस्पेक्टिवली इसके अंडर लाई करती है, इसके अंडर लाई करती है, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट विल डू कि हाँ भैया मैंने जो है यहाँ पे आपका रिस्पेक्टिवली नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया गया है, इसका मतलब डेटा इज नॉट स्टेशनरी। सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर आपकी वैल्यू यहां लाई कर रही है, रिजल्टेंट वैल्यू जो आपकी इस डिकी फुलर टेस्ट की यहां इस रिस्पेक्टिव रीजन में लाई कर रही है, तो हम इसे कहेंगे एक्सेप्टेंस रीजन। हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर वो इस रीजन में लाई कर रही है, इस रीजन में जहां पे अल्फा वैल्यू अपना डोमिनेंस बनाए रखा है, ये जो टू टेल्स में अगर लाई कर रही है, तो हम क्या कहते हैं कि सॉरी जी, नल हाइपोथेसिस को हम जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वी फेल टू लाइक मतलब एक तरीके से हम इसे कैसे कहते हैं एक्चुअली ना, नल हाइपोथेसिस में टर्मिनोलॉजीज का खेल ऐसा रहता है। वी नेवर से कि डायरेक्टली कि उसको रिजेक्ट कर दिया। हम क्या कहते हैं लाइक ऐसे डायरेक्टली नहीं कहते कि हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, वी से इट लाइक दैट कि वी फेल टू रिजेक्ट इट। ये अलग खेल होता है भैया, वी फेल टू रिजेक्ट इट। सीधा सीधा बोलो ना भैया, एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये चीज रहती है। तो अगर वो इस रिस्पेक्टिव वाले रीजन में लाई करता है तो हम कहते हैं कि हमने H1 को जो है एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर हम ये कहते हैं कि हमने रिजेक्ट कर दिया है अपने नल हाइपोथेसिस को। बात तो एक ही है, याद रखना हमेशा हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कभी भी आपके दोनों H0 H1 एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। कई बार ये ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेट से मेरा H0 भी भैया डेटा इज नॉट स्टेशनरी है और H1 भी लेट से मेरा डेटा इज नॉट स्टेशनरी है, तो क्या ये चलेगा? क्या इसमें से कौन सा आउटपुट आएगा? ये कई बार इंटरव्यूअर्स ट्रिक करने के लिए आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी कंफर्म ऑन योर स्टेटमेंट कि भैया हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम H0 को ही चैलेंज करने के लिए H1 डिफाइन कर रहे हैं।
तो दोनों सेम कैसे हो सकते हैं भैया? अब बात समझ पा रहे हैं? तो उसी हिसाब से ये सिग्निफिकेंस लेवल भी आपका है अल्फा का, जो यहाँ पे मैंने 2.5 में डिवाइड कर दिया। अब मान लो अगर 1% होता तो, 1% होता तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे लेफ्ट में 0.5 है और यहाँ पे लेफ्ट में 0.5 है। ये बात आपको समझनी है। अगर 10% होता तो यहाँ लेफ्ट में 5% है, यहाँ राइट में 5% है। अगर मैं इसकी बात करूं जो कि वन टेल टेस्ट होता है, अगर वन टेल टेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे सिंपली मैं क्या बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो है ना ये पूरा अल्फा वैल्यू जो है ये 5% पूरा यहाँ लाई करेगा। यहां की बात हम लोग करेंगे एक्सेप्टेंस रीजन, या एक्सेप्टेंस रीजन है और ये आपके नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन रीजन है। अब बात समझ पा रहे हैं? यहां पे ही मैं 10% भी, यहां पे ही 1% भी मैं कंसिडर करने वाला हूं। तो कुछ ऐसा सिनारियो जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका फाइनल जो टेस्टिंग रहता है, बेसिकली इस टेस्ट का जो टेस्टिंग रहता है, ये जो अल्फा वैल्यू लाइक पी वैल्यू जो आप जनरेट करते हो वो इसी बलबूते पे आप जनरेट करते हो कि क्या आपका म्यू और जो सिग्मा है वो किस हद तक, कितना ही आपका कांस्टेंट है। आप बात समझ पा रहे हैं? कितना कांस्टेंट है। तो जितने डिग्री वो कांस्टेंट होगा उतने ही प्रोपोर्शन में आपकी पी वैल्यू भी जनरेट होगी। तो वो एक चीज आपको रिलेशन समझना है इस टेस्ट के रिगार्डिंग। हेलो ऑडिबल। दर्शन जी वेलकम जी। हेलो जी, ये क्या कब से हुआ भैया ये कांड? ये कांड कब से हुआ? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ? ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ? मुझे एक बात बताइए, किस टॉपिक तक अपन ने डिस्कशन किया? कहां तक आए थे? जब लास्ट में डिस्कनेक्ट हो गया भाई, ये तो नहीं होना चाहिए यार। मैं बोला ठीक है, एक बार हो गया, दो बार हो गया, ठीक है, समझ में आता है। अच्छा, H0 वन टेल की बात कर रहा था। अच्छा, मैं वन टेल की बात कर रहा था। जस्ट स्टार्टिंग, ओके। अरे यार ये नहीं होना चाहिए यार। अ, चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज नॉट यार द थिंग दैट इज एक्सपेक्टेड। चलो ठीक है, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। तो ठीक है, वो बेसिकली वन टेल वाला या टू टेल वाला फंडा मैं वही कह रहा था कि टू टेल में अपन क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही साइड में, वन टेल में हम क्या कर रहे हैं, एक ही साइड में अपना जो है H1 का एक्सेप्टेंस रीजन रख रहे हैं, है कि नहीं? H1 का मतलब एक ही साइड में। टू टेल में क्या होता है, दोनों साइड में वो रीजन लाई करता है और बीच में आपका H0 का एक्सेप्टेंस रीजन लाई करता है। ये बात आपको यहां पे समझनी है, ठीक है? अब यहां पे अगर आप इस एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि जो भी आपका रिजल्टेंट जनरेट हुआ है, ये रिजल्टेंट पी वैल्यू आपकी कैसे डिपेंड करेगी कि किस डिग्री तक बेसिकली आपका जो डेटा है वो स्टेशनरी, यानी कि उसकी जो मीन और उसका जो रिस्पेक्टिव सिग्मा, यानी कि आपका मीन और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो किस हद तक आपका चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जितनी डिग्री इसकी होगी उतने ही प्रपोर्शन में आपकी पी वैल्यू जनरेट होगी। तो ये एक रिलेशन आपको समझना है, यानी कि ये आपकी पी वैल्यू यही आपको बताने की कोशिश कर रही है कि यार इसके करस्पॉन्ड में आप कितने कंफर्मली ये कह सकते हो कि डेटा स्टेशनरी है या नहीं है। ये आपको इंफॉर्म करने की कोशिश जो है पी वैल्यू कर रही है। अब देखो जी, अगर मैं डायग्रामेटिकली इस रिस्पेक्टिव रिलेशन को बताने की कोशिश करूं वन टेल के थ्रू, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो गौर से देखना, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है आपकी इस टेस्ट का। तो मैं बस उसको विजुअली आपको सिर्फ दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं, ठीक है, कि वो कैसे सेंस बनाएगा। देखो, तो ये मेरा अल्फा वैल्यू, ये मेरा रिस्पेक्टिवली यहाँ पे जो है मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करूंगा, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करूंगा अगर इससे वैल्यू ग्रेटर रही तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो पी वैल्यू है वो लेट से यहां लाई कर रहा है, यहाँ पे समवेयर, यहाँ पे, यहाँ मेरा लाई कर रहा है इस रीजन में। तो ऑब्वियसली बात है वो अल्फा से वैल्यू ग्रेटर रही। अगर वो अल्फा से वैल्यू ग्रेटर रही यानी कि वो एक्सेप्टेंस रीजन में, तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता हूं और बोलता हूं कि मेरा डेटा इज नॉट स्टेशनरी। लेकिन अगर मेरी पी वैल्यू जो है अगर यहां पे इस वाले रीजन में, यहां वाले रीजन में अगर लाई करता है, यानी कि पी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, है ना, इससे कम वाली, इससे कम वाली, इस डायरेक्शन में इससे कम वाले में अगर आ जाता है, वो अल्फा से कम वाले में आ जाता है, यानी कि वो रिस्पेक्टिवली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। और अगर वो उसको रिजेक्ट कर रहा है इसका मतलब अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब आपका डेटा इज स्टेशनरी। और यही अपने को चाहिए होता है। एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। जस्ट कंसिडर नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, याद रखना। अल्फा वैल्यूज कैन बी मेनी बट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस। ये मैं समअप कर रहा हूं इस टेस्ट को। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा तो मैं एक समअप कर रहा हूं।
कंसिडरिंग दीज एज नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स, कंसिडरिंग अल्फा वैल्यूज, वैसे तो बहुत सारी अल्फा वैल्यूज हो सकती है लेकिन स्टैंडर्ड में हम लोग अल्फा वैल्यू जो है कंपैरिजन के लिए यही लेते हैं। कंक्लूजन पे जो रिजल्टेंट पी वैल्यू अपनी जनरेट होती है, अगर वो ग्रेटर देन अल्फा रही तो वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड से दैट द डेटा इज नॉट स्टेशनरी। पी वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू मेरी अल्फा रही तो हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, या फिर भी फेल टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ऐसा भी कहते हैं अपन। और बोलते हैं कि आपका जो डेटा है एज पर द अल्टरनेट हाइपोथेसिस इट इज स्टेशनरी, यानी कि आपका डेटा स्टेशनरी है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं मॉडलिंग के लिए। बात समझ में आ गई? इतना फंडा है। उसको अगर थोड़ा मैथमेटिकली अगर अपन जानेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो हमारा फाइनल आउटपुट वाई टी यानी कि जो अपना सेल रहेगा वो डिपेंड करेगा हमारे प्रीवियस जो हमारा टाइम स्टेप था। प्रीवियस टाइम स्टेप को हम लैग भी कहते हैं। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, ये हमारा क्या लैग है, यानी कि हमारा फर्स्ट लैग है, ये सेकंड लैग है, ये थर्ड लैग है। इस तरीके से जैसे जैसे हम पीछे जाते रहते हैं तो वैसे ही हमारे टाइम स्टेप में हमारे लैग ऐड होते जाते हैं। अब आती है तीसरे वाले फंडे की बात, डी, जो मैं बात कर रहा था, इसीलिए हमने डिफरेंस निकाला। डिफरेंस हमने इसीलिए निकाला ताकि हम ये चेक कर सके कि हमारा डेटा स्टेशनरी है या नहीं। अगर हमारा डेटा स्टेशनरी नहीं है देन वी इंट्रोड्यूस दिस टर्म दैट इज डिफरेंस। और डिफरेंस को हम कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेल्टा। विद अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, डेल्टा। आप बात समझ पा रहे हैं? ये डेल्टा ही एक्चुअली आपकी डिफरेंस टर्म है जो कि इस इक्वेशन में ऐड की गई है, ठीक है। और ये कोई नहीं, आपका फाई कोएफिशिएंट की तरह आपके साथ यहां पे जुड़ा हुआ है। मेन मुद्दा ये है कि सर जी डिफरेंस कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि हम डिफरेंस क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला तो ये सवाल है। आपका डेटा टेस्ट के मुताबिक स्टेशनरी नहीं पाया गया तो आप डिफरेंस कैरी आउट करते हो, नया डेटा जनरेट करते हो, उस नए डेटा के ऊपर एडीएफ अगेन अप्लाई करते हो एंड चेक करते हो कि क्या वो स्टेशनरी है। अगर वो फिर भी स्टेशनरी नहीं निकला, फिर अगेन भैया उस रिस्पेक्टिव अपडेटेड डेटा के ऊपर अगेन एक डिफरेंस निकालते हो। डिफरेंस निकालने के बाद वापस उसे एडीएफ को देते हो, फिर भैया चेक करते हो कि क्या वो स्टेशनरी है या नहीं। अगर वो स्टेशनरी निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि यस अब यहां रुक जाओ, ये डेटा हमारा स्टेशन निकल चुका है। अब ये जो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कितनी बार डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डी, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डी। चलो करके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डेटा है, गिवन डेटा है, ये मेरा गिवन डेटा है, ठीक है। लेट्स से वी से इसको मैं डिनोट कर रहा हूं 100 150 250, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने इस डेटा को दे दिया एडीएफ को, टेस्ट को, और उसके जो पी वैल्यू और अल्फा की कंपैरिजन के बेसिस पे मुझे पता चला कि अरे यार ये तो नॉट स्टेशनरी, ये स्टेशनरी नहीं है, लेकिन मेरे को स्टेशनरी चाहिए। तो व्हाट आई विल डू इज, मैं डिफरेंस निकालने से पहले स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करता हूं, दैट इज वी कॉल इट एज अ शिफ्ट बाय 1। दिस इज अ नॉर्मल शिफ्टिंग। शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1 मतलब क्या, 100 आपका जो रो नंबर 1 पे था रो नंबर 2 पे चला जाएगा, शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1। लेकिन ये वैल्यू तो आगे जाएगी नहीं, साइज को एक्सीड तो करेगी नहीं, तो ये वाले अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो आप बात समझ रहे हैं? तो शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1, शिफ्ट बाय 1 ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने एक नया डेटा जनरेट किया दैट इज वी डैश। तो मेरे पास एक ओरिजिनल डेटा है वी और एक नया डेटा है वी डैश। अब इन दोनों के बीच में v माइनस वी डैश डिफरेंस निकालता हूं, यानी ये मेरा पहला डिफरेंस निकला, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस, v माइनस वी डैश। अब वो डिफरेंस कैसे निकलेगा, हाँ, जहां पे भैया वैल्यू नहीं है वहां पे अपन नैन लिख देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, तो अपन नॉट अ नंबर कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फंडा रहेगा, कुछ भी मतलब नैन यार, ठीक है, गार्बेज वैल्यू जो भी कंसिडर करना है कर लो। अब बेसिकली मुझे क्या निकालना है, इसका डिफरेंस। अब अपन क्या करते हैं, v माइनस वी डैश, 100 माइनस नैन, नैन, 150 माइनस 100, 50, 250 माइनस 150, 100, 300 माइनस 250, 50, 450 माइनस 300, 150, 500 माइनस 450, 50। तो ये क्या आ गया, मेरा न्यू डेटा आ गया, ये जी मेरा न्यू डेटा आ गया। अब इस न्यू डेटा को वापस से मैं देता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसको वापस एडीएफ टेस्टिंग के लिए देता हूं, चेक करता हूं कि क्या स्टेशनरी है। अगर ये स्टेशनरी नहीं निकला, फिर वापस इसके ऊपर मैं शिफ्ट बाय 1 रो परफॉर्म करता हूं, शिफ्ट बाय 1 एंट्री अपन इसे बोलते हैं, शिफ्ट बाय 1 एंट्री परफॉर्म करता हूं। तो क्या हो जाएगा, नैन यहां आ जाएगा, एक और नैन यहां आ जाएगा, ओके, और फिर ये 50 आपका नीचे आ जाएगा, यहां पे आपको 50 दिखेगा, यहां पे आपको 100 दिखेगा, यहां पे आपको 150 दिखेगा, और यहां पे भैया आपको नहीं नहीं एक्चुअली यहां पे 50 दिखेगा और नीचे 150 दिखेगा, है कि नहीं, क्योंकि ये 50 आपका यहां आना चाहिए, ये 150 यहां आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जितना आप शिफ्ट करते जाओगे उतनी नैन वैल्यूज आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग रोज जो है देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अपन करते जाते जब तक अपना वो डेटा स्टेशनरी नहीं होता, और ये जब तक डिफरेंसिंग हम कर रहे हैं, कितनी बार डिफरेंसिंग कर रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर डी। तो फाइनली क्या हुआ भैया, कंक्लूड करें तो पी वैल्यू, डी वैल्यू, क्यू वैल्यू, ये तीनों पैरामीटर अपने को प्राप्त हो चुके हैं। किस तरीके से प्राप्त होते हैं, क्या कंडीशंस लगती है, क्या टेस्टिंग होता है, वो फंडा मैं आपको बता चुका हूं। अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए, देने के लिए, मैं आपके समक्ष जो है कुछ कोड रखना चाहूंगा। ये हमारा डेटा है, देख लीजिए,
sales.csv, डोंट वरी, ये डेटा आपके साथ शेयर होने वाला है, जिसमें मैंने डेट वाइज मैनर में कितना अमाउंट मैंने कमाया मेरी कंपनी ने, है ना, लाइक कितने महीने में मैंने कितना अमाउंट कमाया वो यहाँ पे मेंशन करके रखा। तो पहले महीने में 510 करोड़, माय गॉड, दूसरे महीने में 515 करोड़, तो ऐसे कमाए, ठीक है। अब ये मेरा हेड दिख रहा है, यानी कि पहले 5 सैंपल दिख रहे हैं और ये अंत के 5 सैंपल टेल के थ्रू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो डेटा कहां से कहां तक है? 2000 से लेके 2008 तक, यानी 8 साल का डेटा मेरे पास है। लेट्स कंसीडर 2000 से लेके 2008 तक। तो वही कल जो बेसिक फंडे किए थे वही अपन यहाँ पे भी इंप्लाई करने वाले, देखने वाले। देखो डेट ले लिया यहाँ पे, मुझे देखो अब ये फॉर्मेट अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मली, ये मैंने इसीलिए एक्स्ट्रा स्टेप इंक्लूड किया क्योंकि ये होता है कई बार, आपको ये करना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। डेट टाइम आपका मोस्टली इस फॉर्मेट में, जो कि हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ऐसा रिप्रेजेंटेड होता है कि नहीं। लेकिन एक्चुअल में जब अपन डील करते हैं ना मॉडल्स के साथ, तो वी डोंट प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग्स, ये हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। हम इसे कन्वर्ट करते हैं टू द स्टैंडर्ड डेट टाइम फॉर्मेट, हम इसे कन्वर्ट करते हैं टू द स्टैंडर्ड डेट टाइम फॉर्मेट। आप बात समझ पा रहे हैं? ये चीज है। सैटरडे एप्पल का डेटा अधूरा है। कहां जी? सर सैटरडे एप्पल का डेटा अधूरा है, एप्पल का डेटा नहीं है जी ये। और जो हमने सैटरडे का एप्पल का डेटा था वो तो अधूरा आएगा, क्योंकि कई बार आपको मैंने बताया भी था उसी सेशन में कि वो डेटा में कई बार एंट्रीज अगर लाइक रजिस्टर्ड ही नहीं है, लॉग्ड ही नहीं है, तो वो आपको दिखाएगा भी नहीं फेच करके। तो वो चीज है। ओके, वो तो ट्रेन करने के लिए, आपको बताने के लिए कि चीजें कैसी होती है, फोकसिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो इस फॉर्मेट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टू द स्टैंडर्ड डेट टाइम फॉर्मेट। और डेट टाइम फॉर्मेट मैंने क्या होता है मैंने बोला हुआ है, कल ही दिखाया था। ईयर, मंथ, डे, आवर, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर मिली सेकंड, बराबर है ना। ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। बट वी डोंट गो टिल दैट, हम लोग इसको भैया सिर्फ इतना ही डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो कि अपना ईयर, मंथ एंड रिस्पेक्टिवली डे जो है आपका उस मंथ का, है ना। तो ये देखो मंथ जो है इस तरीके से अपने को देखने को मिल जाएगा। ना फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, ये अमाउंट तो सेम रहेगी, उसमें तो कोई हमने चेंज नहीं किया। आप अगर गौर से देखेंगे इंडेक्सिंग करने के बाद जो मेरा ये रिस्पेक्टिव डेट कॉलम है, एक्चुअली आपको उसके ऊपर इंडेक्सिंग करना जरूरी है। तो अगर ये इंडेक्सिंग अपन यहां देख रहे हैं कि नहीं किया है, क्योंकि डेट कॉलम सेम लेवल पे एज दैट ऑफ द अमाउंट। हमने कल एग्जांपल के थ्रू क्या देखा था कि डेट आपका नीचे था, थोड़ा सा बेस में था, लोअर था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि आपका इंडेक्स है। लेकिन यहां तो कोई इंडेक्स सेट नहीं, तो अपन अगर इंडेक्स सेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? कल मुझे बहुत लोगों ने ये भी बताया कि सर जी इंडेक्स सेट करना कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला थोड़ा धैर्य रखिए, कल के सेशन में देखने वाले हैं। तो देखो ये फंडा लगाते हैं अपने डेटा के ऊपर, आई वांट टू सेट द इंडेक्स। किसके ऊपर सेट इंडेक्स करना चाहते हैं? डेट कॉलम के ऊपर। इस डेट कॉलम को इंडेक्स में सेट करना चाहता हूं। और उसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू क्यों करते हैं अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। तो उसी डेटा में मेरे ये देखो डेट नीचे चला गया कुछ इस तरीके से, ये पहले ऊपर था अभी ये नीचे चला गया, और ये अभी बोल्ड में भी हाईलाइट हो गया। तो पहले जो इंडेक्सेस थे क्या थे? 103, 104, ये आपकी नॉर्मल एंट्रीज थी। आई डोंट वांट दिस थिंग, आई वांट दिस एज इंडेक्स, आई वांट दिस एज एंट्री। देन यू हैव टू सेट एज इंडेक्स। किस तरीके से? इस मेथड के जरिए। अब अगर मैं इस डेटा को प्लॉट करूं तो देखो डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। सर थोड़ा बहुत ना सर, सच बताऊं सर, थोड़ा बहुत अपवर्ड ट्रेंड तो जा रहा है। यानी कि ऐसा तो नहीं सर कि मैं इस टेस्ट को लाइक डिकी फुलर टेस्ट जो है, अगर इसे मैं प्रोवाइड करूंगा ना सर डेटा, तो ये डायरेक्टली पहली बार में मुझे बोल देगा कि ये स्टेशनरी है। ऐसा तो नहीं होगा सर, इसे थोड़ा सा इसके डिफरेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे ताकि ये कहीं ना कहीं स्टेशनरी आ सके सर। ये करना पड़ेगा, आई थिंक सो सर। सही कह रहे हैं आप। यहां पे अभी मैं ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट लगा रहा हूं। कहां से लेते हैं भैया? स्टैट्स मॉडल, इस एड्रेस से मैं इसको मंगा रहा हूं। एडी फुलर, दैट इज ऑग्यूमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, यहां पे हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया, ज्यादा कुछ नहीं। एडी फुलर टेस्ट है, इसको मैं क्या दे रहा हूं जी? डी डेटा दे रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली यहां से मैं पास करने वाला हूं, अभी टाइम है उसको। लेकिन यहां मैंने इसे एक्चुअल डेटा जो है मेरा दे दिया। अब एज अ रिजल्ट उसने मुझे क्या जनरेट करके दे दिया? मेरा पी वैल्यू जनरेट करके दे दिया। तो दिस इज माय पी वैल्यू, जो कि मेरे इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद होती है। यानी कि ये रिजल्ट जो है इट्स अ एरे ऑफ रिजल्ट, उसके जो इंडेक्स 1 में है मेरी इंटरेस्टेड पी वैल्यू लाई करती है। अब मैं उस पी वैल्यू को, यानी कि उसके जो रिजल्ट जो इंडेक्स 1 में है, जो कि मेरी पी वैल्यू है इस रिस्पेक्टिव गिवन डेटा के ऊपर, उसको मैं कंपेयर करता हूं 5% अल्फा के साथ, यानी कि 0.05 के साथ। अगर वो उससे लेस देन इक्वल टू है तो मैं क्या बोलता हूं? व्हाट आई सेड। यहां पे भैया अपन जो है एक तरीके से अपने रिस्पेक्टिवली नल हाइपोथेसिस को, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे क्या डिफरेंस दिख रहा है भैया? जस्ट अ मिनट। हाँ, आई गॉट कंफ्यूज यार, मैं कंफ्यूज हो गया। एक मिनट, एक मिनट, हाँ हाँ हाँ। आप में से कोई कंफ्यूज हुआ यहाँ पे? मैं बोला हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि ये देखो, ये देखो, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अल्फा, यानी कि आप H1 को एक्सेप्ट करोगे। H1 को एक्सेप्ट करोगे मतलब क्या? H1 को एक्सेप्ट करोगे मतलब क्या? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे और बोलोगे डेटा स्टेशनरी, यानी करेक्ट है, करेक्ट है। मुझे लगा थोड़ा कहीं स्टेटमेंट ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, नहीं, लेकिन परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे थोड़ा सा वेरीफाई करना है अपने को।
एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, क्यों? क्योंकि अब ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर लेस देन नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ग्रेटर देन होगा। अगर ग्रेटर देन होगा तो हमने देखा है भैया कि वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है और बोलता है डेटा इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया भी था कि डेटा को देख के कि स्टेशनरी तो दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा अपवर्ड ट्रेंड है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा ज्यादा अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा ग्रेजुअल अपवर्ड ट्रेंड है। तो आपने क्या करना पड़ेगा भैया, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पास करता हूं तो यू कैन सी मेरी पी वैल्यू क्या थी। देखो दिस वाज माय पी वैल्यू 0.56, एंड ऑब्वियसली बात है 0.56 इज ग्रेटर देन 0.05, है ना। तो ऑब्वियसली बात है मैं उस नल हाइपोथेसिस को क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, डेटा इज नॉट स्टेशनरी। अब देखो कमाल की बात, डिफरेंस कहां निकल रहा है, गौर से देखना। अब बस कुछ ही मिनट बचे इस सेशन के, उसके बाद अपन एंड करने वाले हैं, लेकिन फोकस यहां पे लगाओ। ठीक है, एक एक्सरसाइज भी मैं आपको देने वाला हूं, वो एक्सरसाइज आपको करनी है। ऑल्दो उस एक्सरसाइज का जो आउटपुट है वो कल के सेशन में आपको करके मैं दिखाने वाला हूं, लेकिन एक्सरसाइज आपको करनी है। ये अपन बहुत बार एमएल में कर चुके हैं प्रोजेक्ट में, तो यहां पे भी करनी है। डेटा फाइल्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे, वो भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिलहाल यहां फोकस करते हैं। मुझे अपना पहला डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट डिफरेंस। मैं अपना जो ओरिजिनल डेटा अमाउंट था ना, जो मेरा ये ओरिजिनल डेटा अमाउंट जो मैंने इसको पास किया था, जो मैंने इसे पास किया था इस फंक्शन को, जिसके ऊपर उसने बोल दिया कि भैया ये तो मेरा स्टेशनरी नहीं है, तो मुझे अगर स्टेशनरी में उसे कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा। तो मैं ये अपना अमाउंट कंसिडर करता हूं और उस पे उसी अमाउंट डेटा पे शिफ्ट वन कर रहा हूं। शिफ्ट वन मतलब मैंने अभी आपको बताया था दैट, ये देखो देखो शिफ्ट वन कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। पहले वाले में आपको नैन दिखेगा, बाकी सब वैल्यू शिफ्ट होंगी। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपको देखो यही सेम चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है, यही सेम चीज देखो मैं यही कर रहा हूं। ये वाला डेटा आपका अमाउंट डेटा है, ये आपका अमाउंट शिफ्ट वन वाला डेटा है, और इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन लगा रहा हूं। इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन लगाने के बाद मुझे मेरा फर्स्ट डिफरेंस मिल जाएगा, और ये जो फर्स्ट डिफरेंस का डेटा रहेगा वो आपके समक्ष यहां पे देखो, ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस का डेटा है। और ये जो फर्स्ट डिफरेंस का डेटा है ये मैं रिस्पेक्टिवली अपने उसी रिस्पेक्टिव जो डेटा सेट जिसका नाम डेटा से मैं संबोधित कर रहा हूं, उसी में एक नया कॉलम बना के, फर्स्ट डिफरेंस नया कॉलम बना के ऐड कर देता हूं। तो देखो मेरा फर्स्ट डिफरेंस कैसा दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये पूरा डेटा का जो फर्स्ट डिफरेंस वाला पार्ट है, ड्रॉप एन, यानी कि ये वाला जो एन एन वाला पार्ट है ये मेरे को नहीं चाहिए, इसको ड्रॉप करके बाकी का डेटा जो है वो भेज दो एडीएफ टेस्ट के लिए। ठीक है, वो जब मैं टेस्ट के लिए भेजता हूं तो वो मुझे पी वैल्यू इस फर्स्ट डिफरेंस डेटा के लिए देता है। मैंने बोला था कि नहीं, जो मेरा वीडा जनरेट हुआ है, मेरा फर्स्ट डिफरेंस जनरेट हुआ है, इसको मैं किसे देता हूं, एडीएफ को देता हूं, चेक करता हूं कि क्या वो पास हुआ फेल हुआ। तो यहां पे वो बोल रहा है कि नहीं जी, ये तो अभी भी स्टेशनरी नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वी हैव टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, आपका डेटा अभी भी स्टेशनरी नहीं है, क्योंकि वैल्यू आपकी 0.05 की है। पहले देखो क्या थी, पहले थी पी की वैल्यू 0.56, अब क्या वैल्यू 0.074। मतलब आ रहा है मामला कंट्रोल में आ रहा है, मामला कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं। तो यार लेकिन अभी इतना भी कंट्रोल में नहीं आया कि उसे स्टेशनरी बोल सकते। तो हम क्या करते हैं, एक और डिफरेंस लेते हैं, किसके ऊपर, हमारे फर्स्ट डिफरेंस जो पहले से हमने डिफरेंस लिया था उस पे एक और शिफ्ट परफॉर्म करके सेकंड डिफरेंस जनरेट करते हैं। और वो सेकंड डिफरेंस आपके सामने आप देख सकते हैं, यहां पे स्टार्टिंग की दो एंट्रीज नैन है, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया था ना, यहां दिखाया था देखो, सेकंड डिफरेंस के लिए भी पार्ट मैंने बताया था, यहां पे आपकी दो स्टार्टिंग एंट्रीज जो है वो नैन होंगी, ये मैंने आपको बताया था। यही सेम चीज यहां हम करते हैं, और ये मेरा जो है फर्स्ट डिफरेंस है, ये जो है मेरा सेकंड डिफरेंस है, इसके बीच में मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालता हूं, और जो मेरा डेटा जनरेट होता है वो आपके सामने यहां पे सेकंड डिफरेंस नया कॉलम करके अपने उसी एग्जिस्टिंग डेटा सेट के अंदर ऐड कर देता हूं। अब क्या करता हूं, सेम इसी सेकंड डिफरेंस के ऊपर पापा का नाम लेके मैं अपने एडीएफ टेस्ट इस फंक्शन को पास कर देता हूं, और यहां पे ऑब्वियसली आई डोंट वांट एनए वाला पार्ट, तो वो भी निकाल देता हूं और भेजता हूं। तो मुझे क्या दिख रहा है, अरे यार ये तो मामला बिगड़ गया लगता है। कितनों को लगता है मामला बिगड़ गया यहां पे, एनीवन इन द चैट सेक्शन, कितनों को लग रहा है मामला बिगड़ गया। देखते हैं किसकी शातिर नजर है, पी वैल्यू की तरफ किसकी ज्यादा शातिर नजर है। वैसे रिजल्ट तो दिख रहा है डेटा स्टेशनरी, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो वैल्यू 0.05 से ग्रेटर लग रही है, एनीवन इन द चैट सेक्शन। अरे कुछ तो हिंट देखो, कुछ तो हिंट देखो पी वैल्यू की। एग्जैक्टली ई रेस टू -15 वाला फंडा है, ई रेस टू, हाँ मामला बन गया है। हाँ एग्जैक्टली तो ये वाला जो फंडा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यानी कि वैल्यू लेस है, यानी अगर वो है लेस तो फिर डेटा है स्टेशनरी। ये वाला फंडा हो गया। अब हम लोग प्लॉट के ऊपर आते हैं, हमारा जो ऑटो कोरिलेशन फैक्टर या फिर पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर जो है वो भी हम इसी एड्रेस से स्टैट्स मॉडल से ही लेते हैं जहां से हमने ऑगमेंटेड डिकी फ्लर टेस्ट को इंपोर्ट किया था। अब देखो जी, मेरा क्या हुआ, सेकंड डिफरेंस वाला जो डेटा है, सेकंड डिफरेंस वाला जो डेटा है वो स्टेशनरी है, तो उसी स्टेशनरी डेटा के ऊपर मैं अपना एसीएफ पीएसीएफ जो है भैया लगाने वाला हूं। एसीएफ पीएसीएफ प्लॉट जो है जनरेट करने वाला हूं। गौर से देखो यहां पे भी मैंने ड्रॉप एनए बोल दिया, बिकॉज आई डोंट वांट टू प्लॉट इट ऑन दैट रिस्पेक्टिव पार्ट, है ना, जो एनए वाला पार्ट है उसके ऊपर नहीं। तो मैं अपना एसीएफ पहले प्लॉट करता हूं, मैं अपना पहले एसीएफ प्लॉट करता हूं, कितना दिख रहा है, ये थ्रीशोल्ड है, ये थ्रीशोल्ड है, और यहां पे आपका कोरिलेशन है, ये 0 आपकी इंडेक्स है, इसके ऊपर कौन कौन जाते हुए दिख रहा है, 1 2
3 4, है ना, आई थिंक 4 तक का मामला यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है, 1 2 3 4, यस 3 4 का मामला मुझे यहाँ पे जाते हुए दिख रहा है। अब टू माई रिस्पेक्टिवली ऑटो कोरिलेशन वाला प्लॉट। अब यही सेम डेटा सेकंड वाला जो मैंने अभी जनरेट किया था ना, जो कि मेरा अभी अभी प्रमाणित हुआ है कि वो स्टेशनरी आपका क्या है, कि वो स्टेशनरी क्या है स्टेशनरी है, जो अपने टेस्ट ने बोला था। तो ठीक है, पीएससीएफ लगाते हैं। अब पीएससीएफ जब मैं लगाता हूं तो मुझे यहां पे कितना दिखाई दे रहा था यार, एक दिखाई दे रहा था, एक दो तीन। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने आगे दिया है, लेट मी जस्ट रेफर टू दिस पार्ट, है ना, मैं इसको एक बार रेफर कर देता हूं। अगर आप गौर से देखेंगे, इट इज समवट यू कैन कंसिडर, इट इज समवट यू कैन कंसिडर, थोड़ा सा जो है बाहर दिखाई दे रहा है अपने को ना, यहां से थोड़ा सा बाहर दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कंसिडर करूं, एक दो तीन भी अपन पकड़ सकते हैं। वैसे तो इसको ट्रायल एंड एरर अपन कर सकते हैं कि जो भी अगर वैल्यूज में अगर आपको कंफ्यूजन हो, जैसे अभी ये बहुत क्रूशियल चीज है, ये आपको पूछी जा सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 विजिबली तो दिख रही है, ये ऑन द थ्रेशोल्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे। अगर इसमें हमें थ्रेशोल्ड के बाहर वाला फंडा अगर यहां पे दिखाई दे रहा है, ये वाला अगर दिखाई दे रहा है जो कि एक्चुअल में 1 है, तो इसे कंसिडर नहीं किया तो भी चलता है, कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है, अपन 3 के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज योर क्यू वैल्यू। अगर मैं अपनी पी वैल्यू देखता हूं, अगर मैं अपनी पी वैल्यू देखता हूं, तो यहां पे क्या मामला निकल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मैंने इसे काउंट नहीं किया, आई हैवंट काउंट दिस, तो टोटल मेरा पी की वैल्यू कितनी आ गई, 17। गॉट द वैल्यूज, पी की वैल्यू 17, डी की वैल्यू 2 क्योंकि 2 बार डिफरेंस कैलकुलेट किया, क्यू की वैल्यू 3। अब आगे बढ़े जी अब आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पार्ट है जो कि मुझे, बस मैंने ये लाइन लिखा है, कैन एनीवन जस्ट टेल मी, कि यहां पे अपन करने का क्या प्रयत्न कर रहे हैं। इस लाइन की जो सिग्निफिकेंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शिफ्ट कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। बट कैन एनीवन टेल यहां पे एक्चुअल में डिफरेंस ये शिफ्ट कैसे किया जा रहा है, इन विच वे इट इज डन। ये हम डेटा किसे देने वाले हैं, ये हम अपने सरी मैक्स को देने वाले हैं। ईयरली डिफरेंस, एग्जैक्टली मिहिर जी, बिल्कुल सही। यहां पे जैसे अपन 1 मंथ के हिसाब से ले रहे थे ना, यहां पे हमने 12 शिफ्ट मार दिया। हमने क्या किया, 12 शिफ्ट मार लिया, यानी ईयरली बेसिस पे। क्यों ईयरली बेसिस पे मारा सर, क्योंकि हमारा जो डेटा सीजनल डेटा होता है, देखो आरीमैक्स और सरीमैक्स में डिफरेंस क्या है, एस का, सीजनल। वहां पे सीजनल डेटा की बात अपन करते हैं, यानी कि जो आपका डेटा रिस्पेक्टिवली लेट से कुछ इस तरीके से जो है, ये देखो ये मेरा 1 साल का मार्क है, ये मेरा 1 साल का मार्क है। अगर आप देखेंगे दिस इज 1 ईयर मार्क, दिस इज 1 ईयर मार्क। तो जो मैंने यहां पे ऑब्जर्व किया था ट्रेंड, वो मुझे 1 साल बाद यहां पे ट्रेंड देखने को मिल रहा है। शायद एक मिनट, शायद उसके एक और साल बाद जो है, यहां पे एक और साल बाद मुझे वही सेम ट्रेंड रिपीट होता हुआ देखने को मिल जाए। तो इसे कहते हैं सीजनल डेटा। जैसे हम कहते हैं ना कि सर्दियों में ही कंबल क्यों बिक रहे हैं, सर्दियों में ही कंबल की सेल हाई क्यों जा रही है, क्योंकि वो सीजनल चीज है। तो आपका ये डेटा भी सीजनल होगा। तो अगर सीजनल डेटा अगर मुझे देखना है, तो उसमें डिफरेंस का कितने का लगाएगा, डिफरेंस कितने का लगाएंगे, शिफ्ट कितने का लगाएंगे, 12 का लगाएंगे। तो ये सिंपल सा फंडा अपने को समझना है। चलो ठीक है, तो ये वाला फंडा भी यहां पे अंडरस्टूड हो गया, और मैंने सीजनल डिफरेंस भी निकाल दिया। तो सीजनल डिफरेंस अगर कोई आपको बोले सीधा सीधा भैया 12 का शिफ्ट लगा दो, ये डिफरेंस अपन निकाल रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये सीजनल डिफरेंस मैंने फर्स्ट डिफरेंस सेकंड डिफरेंस के ऊपर नहीं लगाया, ओरिजिनल डेटा अमाउंट के ऊपर लगाया है। ये आपका सीजनल डिफरेंस, ये चीज आपको नोटिस करनी है। एक बार ये चीज हो गई, उसके बाद आप इसका भी एसीएफ एंड पीएसीएफ जनरेट करके देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात शुरू करते हैं भैया। देखो अपने को अभी अरीमा सरीमा लगाना है, ठीक है, वही डेट टाइम का इस्तेमाल किया। अब यहां मैंने क्या किया, जो मेरा ओरिजिनल डेटा उसको मैंने हैम्पर नहीं किया, मैंने अपने ओरिजिनल डेटा को ही ट्रेन डेटा को दे दिया। मतलब मैंने उसकी कॉपी बना ली, सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ नहीं, मैंने उसकी कॉपी बनाई। अब मैं उसको ट्रेन डेटा नाम से आगे इस्तेमाल करने वाला हूं। मैं अपने ओरिजिनल डेटा को वैसे ही इंटैक्ट रखना चाहता हूं। तो मेरा ट्रेन डेटा भी देखो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा, 2000 से लेकर 2008 तक एंट्रीज है, 108 एंट्रीज है, 4 कॉलम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब आती मेन मुद्दे की बात, आरिमा को कैसे पकड़ते हैं, आरिमा को कैसे भैया ट्रेन करते हैं। देखो बड़ी बड़ी मजेदार बात है। सेम एड्रेस है, स्टैट्स मॉडल सी आरिमा को भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, यहां पे इंक्लूड कर रहा हूं। ओके, दैट इज ये क्या भैया, आर ऑटो रिग्रेशन। मा मतलब मूविंग एवरेज, आई मतलब इसका इंटीग्रेशन, आई इसे इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर कितने डिफरेंसेस हमें कैलकुलेट करने पड़े, डी की वैल्यू हम इसी से ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं अरीमा मॉडल को इनिशियलाइज कर रहा हूं, कैसे, सबसे पहले तो उसको ये ट्रेन डेटा अमाउंट दे दूंगा, पहले तो उसको अमाउंट दूंगा। उसके बाद मैं अपने इस मॉडल की ऑर्डर डिफाइन करूंगा, यानी कि ट्रिपलेट डिफाइन करूंगा, पी डी क्यू। मैंने क्या बोला था ऊपर जब मैं कैलकुलेट कर रहा था, पी की वैल्यू कितनी निकली थी, 17। डी मैंने डिफरेंस कितना निकाला, 2। और क्यू की वैल्यू कितनी निकली थी, 3। वापस एक बार देख लेते हैं, ये देखो जिसने नहीं देखा होगा उसको एक और बार दिखा देता हूं। जो मेरा सेकेंडरी डेटा था उस पर 1 2 3, ये मेरे क्या थी, क्यू की वैल्यू। एसीएफ है, एसीएफ ऑटो कोरिलेशन, मैंने बोला था ऑटो कोरिलेशन फैक्टर प्लॉट से क्यू की वैल्यू निकलती है।
PACF, पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल 17 वैल्यू मेरी निकल के आ गई, और वो 17 वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी। कई बार क्या होता है ना, अगर आप ये वैल्यूज ऑल दो यहाँ पे पुटअप कर रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे 19 20 अगर करते हो, 17 का 16 18 करके देखो, 3 का भैया 4 5 करके देखो, ये थोड़ा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी सेंटर लाइन वैल्यूज है। इसके ऊपर प्लस माइनस थोड़ा आप करके देख सकते हैं कि शायद मुझे यार अपने मॉडल की एक्यूरेसी सही मिल जाए, लेकिन ये आपकी स्टैंडर्ड लाइन है, इससे आपको पता लगेगा कि हाँ अभी इसके ऊपर नीचे अपने को खेलना है। ठीक है, मैंने इसको मॉडला मॉडला मतलब क्या, मॉडल अरीमा जो है, एक तरीके से मैंने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, फिर मैंने उसको फिट फंक्शन से कॉल किया, लाइक फिट यानी कि अपने को पता है ट्रेन करना है कि नहीं, ट्रेन करना है इसी डेटा के ऊपर, इस ऑर्डर के साथ उसे ट्रेन करना है। अब जब ट्रेन करता हूं तो वो ट्रेन हो जाता है, तो मैं उसको बोलता हूं भैया प्रिडिक्शंस लाओ, मैं उसको बोलता हूं प्रिडिक्शंस लाओ, तो वो बोलता है ठीक है जी प्रिडिक्शन आपको दे रहा हूं, प्रिडिक्ट मेथड में देता हूं, प्रिडिक्शंस आपको दे रहा हूं। प्रिडिक्ट कैसे दोगे जी आप, उसे आपको देना पड़ेगा स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, यानी कि आपको उस मॉडल को एक स्टार्ट डेट देनी पड़ेगी, एक एंड डेट देनी पड़ेगी, और इस स्टार्ट और एंड डेट के बीच में वो आपको बताएगा कि आपका प्रिडिक्शन या फॉरकास्ट कैसे चलने वाला है विद द टाइम, किस प्रकार से आपकी सेल्स फ्लक्चुएट करने वाली है, तो आपको स्टार्ट और एंड डेट देना पड़ता है, बराबर है। तो मैंने क्या किया, डेट टाइम में कन्वर्ट करके 2003 का जो डेटा है, मतलब 2003 जनवरी 1 ये मेरा स्टार्ट डेट रहेगा, 2008 दिसंबर 1 ये मेरा एंड डेट रहेगा। मुझे मैंने बोला इसके बीच में मेरे को प्रिडिक्शन दे दो, तो बोलता ठीक है जी लो जी ये आपके आगे प्रिडिक्शंस। अब इसी प्रिडिक्शंस को मैंने अपने ओरिजिनल जो ये ट्रेन डेटा है ना उसी के अंदर नया प्रिडिक्टेड अरीमा नया कॉलम बना के वो वैल्यूज उसमें डाल दी। ये देखो मेरे प्रिडिक्शंस उसके अंदर कैसे दिख रहे हैं। अब बोलोगे सर इसमें तो नैन वैल्यू है, ऑब्वियस ही बात है ना, इसमें नैन वैल्यू आएगी क्योंकि यहां पे भी आपकी नैन वैल्यू थी, यहां पे भी अगर आप देखोगे नैन वैल्यू थी, तो वहां पे हमने वो कंसिडर नहीं किया। लेकिन एक बात अगर गौर से समझोगे, 2000 है भैया ये चल रहा है। एनीवन नोटिस समथिंग वेरी ट्रिकी हेयर, वेरी वेरी ट्रिकी हेयर, कि सर यहाँ पे नैन वैल्यूज क्यों दिख रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो यहाँ पे नैन वैल्यूज थे, लेकिन सर जी वो तो सिर्फ इतने तक ही था ना, 2 तक ही था सर, फिर ये बाद वाली नैन वैल्यूज क्यों दिख रही है। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर ये 2 तक ही नैन वैल्यू था ना, बाद के लिए क्या है, बाद के लिए क्या फंडा है, इसमें क्या मसला है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। कोई बता पाएगा कि क्यों यहाँ पे नैन वैल्यू दिख रही है बाकी की वैल्यूज में, या फिर बाकी के डेट्स के लिए यहाँ पे क्यों दिख रहा है। गौर से देखो मैंने स्टार्ट डेट क्या दिया है। नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट बाय 12 शक्ति जी, शक्ति जी अभी तक हमने सीजनल डिफरेंस कंसीडर नहीं किया है। वी हैवंट कंसीडर सीजनल डिफरेंस। हम जब सरी मैक्स में जाएंगे तब हम लोग सीजनल डिफरेंस लगाने वाले हैं। अभी तक तो हम सिर्फ सेकंड डिफरेंस यानी कि एक्चुअली हमारे अमाउंट के ऊपर ही खेल रहे हैं, ये हमारे अमाउंट के ऊपर ही हम खेल रहे हैं। 2003 एग्जैक्टली मिहिर जी, हमने स्टार्ट डेट 2003 रखी है, तो 2003 से लेके 2008 तक का ही प्रिडिक्शन देगा वो। आप बात समझ पा रहे हैं। एंड ऑल दो ये वैल्यूज नैन है, लेकिन आपको प्रिडिक्शन नैन नहीं मिलेगा, ये भी एक चीज आपको समझनी है, क्योंकि इनटेक तो अमाउंट ही ले रहा है ना, वो इनटेक तो ट्रेनिंग के लिए अमाउंट ही ले रहा है, तो ये भी एक फैक्ट आपको अभी क्लियर कर लो, ठीक है। अच्छा ठीक है सर ये आ गया, अब मैं सर इसको ना मुझे प्लॉट करके दिखाओ। लेट मी टेल यू, इस चीज को जो नजारा अभी आप देख रहे हैं, इस नजारे को देखने के लिए सिंपल से सिंपल डेटा के ऊपर बड़े से बड़े धुरंधर जो है ना भैया, लाइक वेट करते हैं, तड़पते हैं कि ये नजारा देखने को मिल जाए, आरी माँ के ऊपर नजारा देखने को मिल जाए, बिकॉज आरी माँ इज द मोस्ट टीडीएस मॉडल टू ट्रेन। मोस्ट टीडीएस मतलब भैया बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज्यादा अकड़म तिकड़म करना पड़ता है, लेकिन आप ये नजारा एकदम ही बढ़िया तरीके से इसके लुफ्त उठा पा रहे हैं, जिसमें मैंने अमाउंट जो कि एक्चुअल मेरा अमाउंट है और जो कि मेरा प्रिडिक्टेड अरिमा अमाउंट है वो आप देख पा रहे हैं इन बिटवीन 2003। देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं, इससे पहले नैन क्यों था, इससे पहले नैन क्यों था, क्योंकि ये 2003 से 2008 तक मामला दिखा रहा है, जो कि आपका लगभग लगभग ओरिजिनल से मैच कर रहा है, यानी कि हमने अपने अरिमा मॉडल को बहुत बढ़िया ट्रेंड किया है। तो कई बार क्या हर बार जो है हम लोग एक तरीके से हमारे अरिमा का जो प्रिडिक्शन है इस तरीके से प्लॉट करके देखते हैं कि क्या वो हमारे रिस्पेक्टिव जो एक्चुअल अमाउंट है उसके साथ लिंक कर रहा है, अलाइन कर रहा है, अगर कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। नाउ मूविंग टू सरी मैक्स। सरी मैक्स क्या कहता है, सीजनल डेटा, इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं, गौर से देखो। ये तो मैंने ऑर्डर दे दिया, ये मैंने ऑर्डर दे दिया, अब ये क्या है, ये मेरे पी है, ये डी है और ये क्यू, ये नॉर्मल ऑर्डर है, ये मेरा नॉर्मल ऑर्डर है जी, एकदम नॉर्मल ऑर्डर है, जो जैसे कि हमने अरिमा लाइक अरिमा में दिया था। पी की वैल्यू 2 ले लिए, जस्ट रैंडमली ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगा रहा मैं, जस्ट ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फाइनली उसमें सीजनल ऑर्डर तो लगाना ही, कैसे लगाना मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे मैंने पी की वैल्यू क्या ले ली जी, 2 ले ली, क्यू की वैल्यू 4 ले ली, और यहां कोई डिफरेंस लगाया नहीं लगाया तो उसको 0 ले लिया। अब एक और ऑर्डर हम इसमें शामिल करते हैं, बिकॉज यहां सीजनल डेटा यानी कि सीजनल डिफरेंस काउंट आउट होने वाला है, तो इस सीजनल ऑर्डर में मैं ये मेरा पीडी क्यू रहता है और ये मेरा सीजनल ऑर्डरिंग रहता है, जो कि आप ऐसे समझ लेते हैं सीजनैलिटी। सीजनैलिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, क्वार्टरली
या फिर मंथली, है ना, नहीं क्वार्टरली, जैसे हम लोग इसे बोलते हैं कि यार कितने एक साल में यार कितने क्वार्टर्स आपके आते हैं, वो आंकड़ा आप यहां पे रख सकते हैं। एक साल में कितने महीने आते हैं, तो वो आंकड़ा यहां पे रख सकते हैं। अब मेरा जो डेटा है भैया मंथ के बेसिस पे ऑपरेट कर रहा है, तो यहां पे मैंने सीजनैलिटी का आंकड़ा जो है वो 12 रख दिया, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो वो मैंने यहां पे रख दिया। और मैंने डिफरेंस कितना कैलकुलेट किया, एक ही डिफरेंस कैलकुलेट किया है, सीजनल डिफरेंस, सीजनल डिफरेंस, एक डिफरेंस कैलकुलेट किया है, तो वो डिफरेंस मैंने यहां पे डी रख दिया। आप बात समझ रहे हैं, वो डिफरेंस मैंने यहां रख दिया, और बाकी पी और क्यू की वैल्यू जीरो ले ली। अब जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइज करता हूं, ट्रेन करता हूं, है ना, इसको इनिशियलाइज करके ट्रेन करता हूं, उसके बाद देखेंगे आप यहां पे उसके प्रिडिक्शंस निकाल रहा हूं। जैसे ही वो ट्रेन हो जाता है, प्रिडिक्टेड आपका मॉडल जो है बेसिकली यही सेम रेंज में, मैं उसके प्रिडिक्शंस मंगवाता हूं इसी सेम डेट रेंज में, वो मुझे मेरे प्रिडिक्शंस दे देता है। और जैसे ही मुझे मेरे प्रिडिक्शंस देता है, मैं उसे भैया अपने रिस्पेक्टिव ओरिजिनल डेटा के अंदर नए कॉलम के अंदर एम्बेड कर लेता हूं। अब आप देखिए इनके प्रिडिक्शन कितने आसपास है। ये बोलता है 2008 में आठवां जो महीना है उसमें भैया 760 करोड़ कमाए, ये बोलता है 763 करोड़ कमाए, मतलब लगभग 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 आसपास है। लेकिन मजा नहीं आ रहा ना, विजुअल जब तक देखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा ना, तो चलो विजुअली देख लेते हैं। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल अमाउंट है, दिस इज योर ओरिजिनल अमाउंट दैट यू कैन सी। और ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज किसकी है जी, सरी मैक्स की। देखो सरी मैक्स की ये मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है, जो कि ऑलमोस्ट आसपास आसपास ही खेल रही हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर आप देखेंगे इसको, जैसे मैंने एक्स लिमिट लगा दिया, ये तो आपको पता है, मैंने कल देखा था, दिखाया था एक्स लिमिट में, क्योंकि ये मुझे डेटा देखना नहीं, मुझे सिर्फ एक्स लिमिट 2003 से ही देखना है। तो 2003 से अगर मैं डेटा दिखाता हूं, तो ये कुछ प्रकार से आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब रही ये वाली एक बात जो आपको देखने को मिल रही है, सर आपने अभी तक जो किया सर बहुत बढ़िया किया, लेकिन मुझे इसके आगे की बात जाननी है कि 2008 तक तो मेरा एक्चुअल में डेटा है, वो मुझे बता रहा है कि मेरी अमाउंट सेल की कितनी है, तो आपने उसके आसपास लाके डेटा तो दिखा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मुझे 2008 के बाद की बात करनी होगी, तो मुझे अगर 2009 की बात करनी होगी, तो सर जी वो भी जरा समझाओ। 2009 की अगर बात करनी है, मुझे उसके हिसाब से देखना है कि क्या फॉरकास्टिंग होगा, कैसा मेरा जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होगा। चलो करके दिखाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये देखो, मैं लगाता हूं अपना स्टार्ट डेट 2009, पहला महीना जनवरी 2009, आखिरी महीना दिसंबर। मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर, यानी पूरा 2009 का जो साल है, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा मॉडल क्या प्रिडिक्शन देता है। तो मैं अपने मॉडल को भैया ये प्रिडिक्ट मेथड के अंदर स्टार्ट एंड एंड डेट दे देता हूं, और वो फाइनली मुझे मेरा प्रिडिक्ट वन, यानी कि ये उसने एरे ऑफ प्रिडिक्शन दे दिया, वो मैंने अपने ओरिजिनल डेटा के अंदर ऐड भी कर देता हूं मैं। और जब मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं ना डेटा कैसा दिख रहा है, देखो ये प्रिडिक्टेड वन, देखो कैसा दिख रहा है। ये बोलता है 2009 पहले महीने में भैया इतने करोड़ कमाओगे, अगले महीने में इतने करोड़, अगले महीने में इतने करोड़। और इसी को अगर मैं प्लॉट करूं, और इसी को अगर मैं प्लॉट करूं, तो वो देखो आपके सामने किस प्रकार से वो चीजें दिखने लग जाएंगी। ये देखो, नहीं ये वाला कौन सा प्लॉट है, एक मिनट यार, ये कौन सा प्लॉट मैंने ले लिया, ये वाला मैंने 2005 से लेके 2009 तक का प्लॉट लिया, अच्छा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, नॉट दिस प्लॉट, सॉरी नॉट दिस प्लॉट, ये वाला प्लॉट नहीं कह रहा मैं, ये अगला वाला प्लॉट कह रहा हूं, जो मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज का प्लॉट है। हाँ लेट मी बी क्लियर दिस, ये जो मेरा प्रिडिक्टेड वन का जो प्लॉट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि ये मेरी वैल्यू जनरेट हुई ना 2009 के पूरे साल के लिए, 12 वैल्यू जो जनरेट हुई है, इन्हीं 12 वैल्यूज को जब मैं प्लॉट करता हूं, तो आपके सामने ये प्रिडिक्शंस पूरे दिखेंगे। जनवरी 2009, फरवरी 2009, मार्च 2009, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। भैया तैयार हो जाओ, फरवरी नवंबर में नुकसान होने वाला है बहुत। लेकिन जून जुलाई अगस्त में भैया दिवाली होगी तुम्हारी, बात समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट सेल जाने वाले हैं। ऐसा कुछ प्रिडिक्शन जो है अपने को करना है। अब यही सेम चीज जो है अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो यही सेम चीज मैंने यहाँ पे जनरेट करके तो रख दी है। एक और जो मैंने किया, मैंने अपने इसी मॉडल को, क्योंकि जो अभी अच्छी तरह ट्रेन हो चुका है, मुझे अपने जो फर्दर फ्यूचर फॉरकास्टिंग भी दे रहा है, यही अपने को टाइम सीरीज से चाहिए होता है, हमने उस रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव पे टिक मार्क कर दिया। मैंने उस मॉडल को पिकल के द्वारा सेव कर दिया, मैंने उस मॉडल को पिकल के द्वारा सेव कर दिया। अब मेरा होमवर्क आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करते हुए इस मॉडल को डिप्लॉय करना है। ट्राई कीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, एक बार ट्राई करके देखिएगा, जस्ट ट्राई इट बाय योरसेल्फ। ये आपको पिकल फाइल आपके साथ शेयर हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू। मैंने फास्ट एपीआई का जो डिप्लॉयमेंट करके देखा था, ऑन द सेम लाइन यू हैव टू परफॉर्म दिस डिप्लॉयमेंट। ज्यादा कोई फर्क नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी फर्क नहीं है, बस थोड़ा बहुत जो आपका जो कहते हैं ना अमाउंट डिस्प्ले होगी, वो कैसे डिस्प्ले होगी, रिटर्न होगा, प्रिडिक्शन टेक्स्ट, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, बाकी कोई भी डिफरेंस फर्क नहीं है। और लास्ट में आपको कुछ ऐसा इनपुट देना होगा, जैसे कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट अगर देना चाहूं, एक सिंगल यूजर इनपुट देना चाहूं, मुझे बताइए 2009 के जो पहला जनवरी का जो पहला दिन होगा, उसमें भैया कितना मेरा अमाउंट रहेगा।
तो वो मुझे बता देगा इतना अमाउंट रहेगा फॉर दिस रिस्पेक्टिव डेट। आप बात समझ पा रहे हैं? होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ऐसा आपको प्रिडिक्शन आना चाहिए। डोंट वरी, कल मैं दिखाने वाला हूं, ये डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट भी दिखाने वाला हूं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट जस्ट एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, एज असाइनमेंट दे रहा हूं, करके देखिए। अगर हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, कल मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज अपन वही कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द एसक्यूएल वाला पार्ट। ठीक है, तो आज के लिए भैया फंडा इतना ही था। आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। चलो हल्ला मचाइए, यस नो वाला, यस नो वाला, सिंपल।